Hello everyone, welcome to EduMask. I hope you all will be doing great. So today we are continuing our 26th lecture of FSI. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक और क्लासिकल अप्रोच जो यूज़ की जाती है फूड एनालिसिस के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आप हमारे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज EduMask 1008 को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू आवर कोर्स तो आप हमें मेल कर सकते हैं थ्रू आवर मेल आईडी दैट इज EduMask 1008। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल जो मेथड्स हैं या बेसिक जो मेथड्स हैं जो हम फूड एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। इस लेक्चर के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो मॉडर्न अप्रोचेस यूज़ की जा रही हैं आजकल फूड एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक अप्रोचेस क्या थी और उससे फिर कैसे हमने मॉडिफाई करके मॉडर्न अप्रोचेस को फॉलो अप करना शुरू किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल अप्रोचेस। तो सबसे पहले जो क्लासिकल अप्रोच में हमारा आता है टाइट्रीमेट्रिक या फिर आप कह सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये जो एनालिसिस होती है इसमें हम क्या करते हैं कि एक जो हमारा सोल्यूशन होता है जिसकी हमें ये नहीं पता कि भाई इसमें किस तरीके का कंसंट्रेशन है, किस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कैसा है, उस चीज़ को एस्टिमेट करने के लिए मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा कि उसके फ्लेवर से उसके टेस्ट से हमें नहीं समझ में आ रहा कि भाई उसके अंदर क्या क्या सब्सटेंस है। ठीक है, कैसे किस सब्सटेंस से कैसी कंसंट्रेशन है सब्सटेंस की जिससे वो सोल्यूशन बना हुआ है। तो उसको एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मतलब सेम जो है हमारी क्वांटिटी उसका हम दूसरा एक सोल्यूशन जो कि हमें पता होता है कि वो क्या सोल्यूशन है उसको ऐड करते हैं। ठीक है, उस कॉन्सेंट्रेशन में जिसका हमें नहीं पता मतलब जिस सोल्यूशन का हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं कि वो सोल्यूशन क्या है, उसको हमें आइडेंटिफाई करने के लिए एक सेम मतलब सेम ही क्वांटिटी का एक सोल्यूशन हम उसमें ऐड करते हैं। और उसको ऐड करने से फिर हमें पता चलता है कि हाँ ठीक है इसके अंदर कौन कौन सा सब्सटेंस और कैसी कंसंट्रेशन है। तो उस ये जो मेथड है इस मेथड को ही हम क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। तो उसके अंदर जो टाइट्रेंट होता है हमारा, टाइट्रेंट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि सोल्यूशन के अंदर मतलब ये बताने के लिए कि हमें जो जो बताना है कि इस सोल्यूशन के अंदर कैसा कंसंट्रेशन है, मतलब अननोन सोल्यूशन जो है। ठीक है, अननोन सोल्यूशन को जानने के लिए जो हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं वो कौन सा होता है, हमारा टाइट्रेंट होता है। ठीक है, तो आप बस इतना जान लीजिए जो नॉन सोल्यूशन है हमारा जो कि हम यूज़ कर रहे हैं वो होता है टाइट्रेंट, और टाइट्रेट होता है हमारा जिस सब्सटेंस की या जिस भी हमारा सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन जो हमें पता करनी है, जिसकी एस्टिमेट करनी है वो टाइट्रेट होता है, जो एस्टिमेट करने में हेल्प करता है वो टाइट्रेंट होता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में याद रख लीजिए। अब वॉल्यूमेट्रिक जो एनालिसिस होती है उसको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है सिंपल टाइट्रेशन। सिंपल टाइट्रेशन क्या होता है, जिसका मेन एम सिर्फ ये होता है कि हमें अननोन सोल्यूशन जो है उसका कंसंट्रेशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ द नॉन कंसंट्रेशन ऑफ अनदर सोल्यूशन। कि कोई और सोल्यूशन जिसका हमें कंसंट्रेशन पता है उसके हेल्प से हम जो हमें नहीं पता, जिस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हमें नहीं पता उसके लिए हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको कहते हैं सिंपल टाइट्रेशन। अब सिंपल टाइट्रेशन जो है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 4 डिफरेंट टाइप्स में। सबसे पहला हमारा आता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो होता है वो यूज़ किया जाता है जो एसिड की कंसंट्रेशन होती है सोल्यूशन में उसको पता करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सूटेबल इंडिकेटर जो होता है हमारा जो कि ये इंडिकेट करे कि इसके अंदर एसिड है, उसको हम ड्रॉप बाय ड्रॉप सोल्यूशन के अंदर डालते हैं और उससे कंसंट्रेशन को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, जो इंडिकेटर होता है वो हमें बता देगा कि एसिड की कंसंट्रेशन कैसी है। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के लिए हम एक सूटेबल इंडिकेटर जो कि हमें बताए कि सोल्यूशन के अंदर कैसा कंसंट्रेशन है एसिड और बेस का, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो रेडॉक्स जो टाइट्रेशन होता है उसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें कि हमने बचपन में भी पढ़ी है ना, स्कूल टाइम में भी हमने ये पढ़ा है कि कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है कि जो मोस्ट रिएक्टिव जो होता है उससे फिर रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस करते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है और उससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं इन द रिएक्शन ऑफ द मतलब जो भी हमारे सब्सटेंस होते हैं जो भी हमारे रिएक्ट कर रहे होते हैं उनके बीच में हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं और ये एक्वस सोल्यूशन के अंदर हमारा परफॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। उसके बाद आता है हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो ये जो टाइट्रेशन होता है इसमें क्या होता है कि हमारा जो टाइट्रेंट है ना, जो सब्सटेंस है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को एस्टिमेट करने के लिए, वो क्या है रिएक्ट करता है हमारे टाइट्रेट के साथ और उसके साथ वो क्या करता है डिजोल्व नहीं हो पाता, मतलब एक तरह से अनडिजोल्व फॉर्म में रहता है, उससे क्या बना लेता है प्रेसिपिटेट बना लेता है। वो प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो
इंसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, रिएक्शन में। तो उससे क्या होता है, हमारा जो दोनों सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है और प्रेसिपिटेट बनते हैं। और ये जो प्रोसेस है हमारी, ये कब तक चलती है, मतलब कब तक कंटिन्यू होती है, जब तक कि हमारा जो जो कंसंट्रेशन है, लास्ट जो कंसंट्रेशन है हमारा जो टाइट्रेट का या फिर आप ये कह सकते हैं एनालाइट का, वो जब तक पूरी तरह कंज्यूम ना हो जाए, ठीक है। मतलब जब तक हमारे उसमें प्रेसिपिटेट रहेंगे तब तक हमारा क्या है, टाइट्रेशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। तो इसी को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कि जिससे कि हमारा एक इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाता है जब हमारा जो टाइट्रेंट है और जो हमारा सब्सटेंस है जो जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता करनी है, वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं या दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कहते हैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये हमारा एक फॉर्म है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन का, जिसके अंदर की हमारा जब टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट आता है उस पर एक कॉम्प्लेक्स या अनडिसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं, ऐसा एक हमारा मतलब एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हमारा टाइट्रेशन का जो एंडिंग पॉइंट आ चुका है, ठीक है। ये हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जो है उससे भी ज़्यादा मतलब बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं होता ड्यू टू द कलर्ड प्रेसिपिटेशन, क्योंकि वो जो है वो प्रेसिपिटेशन जो है वो हमें बता देता है कि मतलब कलर्ड प्रेसिपिटेशन से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो टाइट्रेशन की जो प्रोसेस है वो एंडिंग पॉइंट पे आ चुकी है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्सेस हमारे फॉर्म होते हैं रिएक्शन के ड्यूरेशन में, जब भी रिएक्ट करते हैं हमारे टाइट्रेंट्स और टाइट्रेट, तो उस ड्यूरेशन में जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं वो जो रिएक्शन होता है मेटल आयंस के बीच में, चाहे वो हमारे एनायन हो, कैटायन हो या न्यूक्लियर मॉलिक्यूल हो, तो उनके बीच से जो हमारा बनता है वो होता है हमारा अनडिसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स। जो हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ द एट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सो टाइट्रेशन, ठीक है। सिंपल टाइट्रेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा बैक टाइट्रेशन। तो बैक टाइट्रेशन जो होता है एक ऐसा टाइट्रेशन मेथड है जिसमें कि जो कंसंट्रेशन होती है हमारी अननोन एनालाइट की या हमारा जो टाइट्रेट होता है उसकी जो हमारी कंसंट्रेशन होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो उसका डिटर्मिनेशन होता है, हमारा टाइट्रेट का जो डिटर्मिनेशन होता है वो होता है हमारा जब हम एक्सेस अमाउंट में जो हमारा टाइट्रेंट है उसको यूज़ करते हैं, तो उसकी अमाउंट से हमें पता चलता है कि उस मतलब जो अननोन हमारा सोल्यूशन था उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हमें ये मतलब एक जनरल टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो अननोन कंसंट्रेशन को एस्टिमेट किया जाता है बाय डिटरमाइनिंग द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ नॉन एनालाइट। जो हमारा नॉन एनालाइट होगा उसकी हेल्प से हम क्या है अननोन को जान रहे हैं। इसमें क्या होता है हमारा एक मतलब जो कंडीशन होती है, अगर हम देखें जो बेसिक हमारा टाइट्रेशन हो रहा था या सिंपल जो हमारा टाइट्रेशन हो रहा था उसमें हम स्टैंडर्ड टाइट्रेंट यूज़ कर रहे थे, मतलब एक्सेस में यूज़ नहीं कर रहे थे। इसमें एक एडिशनल पॉइंट क्या यूज़ हो जा रहा है कि हम एक्सेस में टाइट्रेंट को यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू नो द कंसंट्रेशन ऑफ मतलब अननोन सोल्यूशन। जो भी हम अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जानना चाह रहे हैं उसके लिए हम जब सिंपल टाइट्रेशन करते हैं उसमें हम एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ द टाइट्रेंट लेते हैं, ठीक है, कि हमें जो नॉन सोल्यूशन है उसकी हम एक नॉर्मल अमाउंट लेते हैं। बट इन दिस केस हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ दैट टाइट्रेंट इज यूज जस्ट टू डिटरमाइन द सॉल्यूशन जो कि हमारे लिए अननोन है। उसकी कंसंट्रेशन को जानने के लिए वी नीड टू ऐड मोर एंड मोर टाइट्रेंट, ठीक है। तो ये हमारा इसमें मेन एक मतलब एडिशनल पॉइंट है बैक टाइट्रेशन के अंदर। बैक टाइट्रेशन जो है जनरली एसिड बेस्ड टाइट्रेंट के लिए अप्लाई की जाती है। और कब की जाती है, जैसे व्हेन द एसिड और बेस इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, है ना, कि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है तब हम यूज करते हैं। दूसरा है व्हेन डायरेक्ट टाइट्रेशन एंड पॉइंट वुड बी हार्ड टू डिसर्न। जब हमें डायरेक्ट टाइट्रेशन से कोई भी रिजल्ट ना मिले एंड पॉइंट पे जाके उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाए, जैसे कि हमारा जब वीक एसिड या वीक बेस का टाइट्रेशन होता है तो उसमें हम जनरली नहीं पता लगा पाते कि हमारे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसा है जो कि हमें पता लगाना था, तो उसके लिए हम बैक टाइट्रेशन करते हैं। और एक और पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है बैक टाइट्रेशन के अंदर कि जैसे जो हमारा सिंपल टाइट्रेशन है उसमें एक ही रिएक्शन केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है, लेकिन बैक टाइट्रेशन में हमारा क्या होता है कि जैसे डायरेक्ट टाइट्रेशन में एक हो गई, लेकिन बैक टाइट्रेशन के लिए हम उसको फिर से रिकॉग्नाइज करने के लिए एक और रिएक्शन करते हैं, तो वही कि दो केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस होती है हमारी बैक टाइट्रेशन के अंदर, ठीक है, एज एंड व्हेन नीडेड। उसके बाद हमारा है कि व्हेन द रिएक्शन अकर वेरी स्लोली। जब बहुत स्लोली हमारी रिएक्शन अकर होती है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है, तो भी हमारा बैक टाइट्रेशन जो है वो यूज़ होता है। क्लियर। नेक्स्ट अब हमारा आता है डबल टाइट्रेशन। डबल टाइट्रेशन का मतलब क्या है कि दो टाइट्रेशन हो रही हैं,
इन अ प्रोसेस, एक प्रोसेस में डबल टाइट्रेशन हो रहा है। तो सबसे पहला क्या है कि जो ये प्रोसेस होता है उसमें डबल टाइट्रेशन किस हिसाब से होता है कि जो पहला टाइट्रेशन होता है वो यूज किया जाता है जस्ट टू स्टैंडर्डाइज द टाइट्रेंट। जो हमारा टाइट्रेंट है उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम पहला टाइट्रेशन प्रोसेस करते हैं, और सेकेंड टाइट्रेशन जो है वो यूज किया जाता है जस्ट टू फाइंड द मोलैरिटी ऑफ टाइट्रेंट। तो जब पहला हमारा टाइट्रेशन का जो एक प्रोसेस है वो यूज़ किया जाता है जस्ट टू कि वो उसकी प्रॉपर्टीज़ में अडेप्ट हो जाए, ठीक है, उसका स्टैंडर्डाइज हो जाए, उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझ ले। तो सबसे पहले टाइट्रेंट स्टैंडर्डाइज हो जाता है, उसके बाद सेकंड जो टाइट्रेशन होता है उसमें हम मोलरिटी जो होती है टाइट्रेंट की उसको फाइंड करते हैं। क्योंकि देखो टाइट्रेंट की मोलरिटी फाइंड होने का मतलब है कि हम कंसंट्रेशन को एक तरह से चेक कर पा रहे हैं कि हमें, क्योंकि मोलरिटी जो होगी वो हमें क्या बताएगी, वो हमें कंसंट्रेशन बताएगी कि हमारा जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कैसा है, ठीक है, कि जैसे हमारे पर लीटर में हमारा जो भी लिक्विड है उसका क्या कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट जो है हमारा, ठीक है। तो वही जो चीज़ है हमें वही चीज़ तो पता करनी है कि हमारा कंसंट्रेशन कैसा है सोल्यूशन के अंदर। तो सेकंड टाइट्रेशन यूज़ किया जाता है मोलरिटी को चेक करने के लिए, और पहला होता है कि टाइट्रेंट को स्टैंडर्डाइज किया जाता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को अडेप्ट करने के लिए कि भाई हाँ उसका स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो अप किया जाता है पहले टाइट्रेशन प्रोसेस में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है, ये एक टाइप की लैब टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है जिससे कि हम जो हमारा सब्सटेंस है उसका जो मास है या कंसंट्रेशन है उसको चेक करते हैं। किस तरीके से कि उसके जो मास है उसमें कितना चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जो चेंजेस होते हैं मास के अंदर, जो उसका मास है कंसंट्रेशन है उसके चेंजेस को चेक करके हम ये बताते हैं कि हमारा मतलब जो कंसंट्रेशन है सब्सटेंस का वो कैसा है, ठीक है। किसी सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो होता है कि हम चेंज इन मास को मेज़र करते हैं। इस प्रोसेस को ही हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है वो डिपेंड करती है जो दो कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसके जो मासेस हैं उनको कंपेयर किया जाता है, ठीक है, और उसमें जिसमें कि हमारा जो एनालाइट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो मेंशन्ड होती है, ठीक है। हम एग्जांपल भी ले सकते हैं जैसे कि जो हमारे जो फूड पैकेट्स होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ आती है, हमारा चॉकलेट आए या फिर हमारा कोई कोई भी हो, ब्रेड ला रहे हैं हम, कोई भी चीज़ उसके ऊपर हमारा प्रॉपर जो है वो मासेस मेंशन्ड होते हैं, वो कंसंट्रेशन मेंशन्ड होती है ना कंपोनेंट्स की, जो परसेंटेज में होती है, जो परसेंटेज जो कंपोजिशन होती है वो मास के थ्रू हमारी मेज़र की जाती है, ठीक है। तो यही हमारा एक एग्जांपल है जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का है कि जो मासेस हम मेंशन करते हैं ना उस पर, वो जो मेजरमेंट होता है कि परसेंटेज में लिखा होता है इतना परसेंट फैट है, इतना परसेंट ये है, तो वो जो कंपोजिशन होता है ना वो मास के मेजरमेंट के बाद ही लिखा जाता है। वो जो एनालिसिस होती है ना कंपोनेंट्स की लैब के अंदर, वो जो आता है वो थ्रू द मेजरमेंट ऑफ मास आता है, क्लियर। दूसरा हमारा जैसे हम जो मिनरल का जो कंटेंट होता है ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, या फिर जो मिनरल्स होते हैं हमारे, जो भी हम लिक्विड जो इनटेक करते हैं, बेवरेजेस वगैरह जो होते हैं, उसके अंदर जो मिनरल का कंटेंट है उसको डिटरमाइन करने के लिए भी हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमें एक्यूरेट ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को कैरी आउट करने के लिए हमारी जो कंडीशंस हैं जो फॉलो अप करनी चाहिए, वो सबसे पहले होती है जो आयन जो भी हम एग्जामिन कर रहे हैं वो पूरी तरह से प्रेसिपिटेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, जो प्रेसिपिटेट है उससे जो हमारा जो जैसे हमारे सोल्यूशन से में जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है उससे जो हमारा सोल्यूशन से जो सोल्यूट जो निकल के आ रहा है थ्रू प्रेसिपिटेट, वो क्या है, एक प्योर कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। और वो जो प्रेसिपिटेट होगा जो भी हमारा निकल के आया वो इजीली फिल्टर्ड होना चाहिए, मतलब हम उसको इजीली फिल्टर कर पाए, ठीक है। अब हमारा जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है उसको भी 4 टाइप में फर्दर क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहला आता है हमारा फिजिकल ग्रेविमेट्री, और आप कह सकते हैं वॉलेटाइलाइजेशन ग्रेविमेट्री। तो जैसे हमारा जो वॉलेटाइल होता है, जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, वॉलेटाइल जो चीज़ होती है, तो उसके अंदर हमारा क्या है, फिजिकल जो ग्रेविमेट्री है उसके अंदर हमारा इन्वॉल्व किया गया है कि जो हमारे कंपोनेंट होते हैं जो मिक्सचर के, उसको एग्जामिन किया जाता है थ्रू हीटिंग और केमिकली डिकम्पोजिंग देम, मतलब उनको केमिकली डिकम्पोज करके या फिर बाय प्रोवाइडिंग द हीट, उनको हीट प्रोवाइड करके हम क्या करते हैं, जो कंपोनेंट है उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, एग्जामिन करते हैं। उसके बाद सेकंड आता है हमारा थर्मोग्रेविमेट्री। ये क्या है, एक थर्मल एनालिसिस होती है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें जो चेंजेस आते हैं उससे हम चेक करते हैं अपना जो हमारा जो मिक्सचर होता है, जो सॉल्यूशन होता है उसका कंपोनेंट्स को, क्लियर। उसके बाद आता है हमारा प्रेसिपिटेटिव ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। जो प्रेसिपिटेटिव ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन है उसको यूज़ करते हैं और उससे हमारे जो सोल्यूशन के एक या एक से ज़्यादा जो पार्ट्स हैं उनको अलग अलग करते हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू अ सॉलिड। कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से हमारा क्या होता है, कहीं ना कहीं जो सॉल्यूट है वो सॉलिड की फॉर्म में निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है, या फिर लिक्विड की फॉर्म में अलग हो जाए, वो कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, जो सॉलिड या लिक्विड की फॉर्म में हमारा जो इनकॉर्पोरेट होता है सोल्यूशन से वो
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के थ्रू, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेटिव ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रो डिपोजिशन, तो या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। इस मेथड में क्या करते हैं हम कि हम अपने जो आयंस होते हैं उनको क्वांटिफाई करते हैं या उनको अलग करते हैं, और किससे, जो हमारा जो सब्सटेंस होता है पूरा उससे। और ये जनरली ये जो प्रोसेस है हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर वो फॉलो अप किया जाता है मेटल्स के लिए। जनरली मेटल्स के लिए हमारा इलेक्ट्रो डिपोजिशन जो है वो फॉलो करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम आयंस को सेग्रीगेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉम द गिवन सब्सटेंस। थर्ड जो हमारी एनालिसिस है या फिर थर्ड जो हमारा क्लासिकल मेथड है वो आता है हमारे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हमारे जो कंपाउंड है वो सेपरेट किए जाते हैं बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटी, कि भाई किसी भी सब्सटेंस के अंदर वो किस तरीके से सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, उस चीज़ को चेक करके उस चीज़ की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं अपने कंपोनेंट्स को। सॉल्वेंट जो एक्सट्रैक्शन होता है वो हमारा जो नेचुरल कंपाउंड है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता, जबकि वो उसको सेपरेट कर देता है। किस तरीके से, कि जो उसके अंदर ऐसा हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं जो कि उसके अंदर सॉल्युबल होता है, उसमें हम डिसॉल्व कर सकते हैं उस सब्सटेंस को, तो उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने जो कंपाउंड्स हैं हमारे या जो कंपोनेंट्स हैं हमारे सॉल्यूशन के, उसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये जो मेथड है हमारा, ये बहुत सारे हमें वैल्यूएबल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि इसमें हमारा डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा कोई भी कंपोनेंट। ठीक है, किसी भी कंपोनेंट को कोई भी ऐसा नहीं हो रहा कि वो वैनिश हो जा रहा है या उसका एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, तो वो चीज़ हमारी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में बनी रहती है। ठीक है, पॉपुलर सॉल्वेंट्स जो हैं जैसे इंक्लूड वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि बेंजीन है, टर्पेंटाइन है, ठीक है, टेट्राक्लोरोइथाइलिन है, ये सारे हमारे क्या हैं, ये कुछ हमारे सॉल्वेंट्स होते हैं, पॉपुलर सॉल्वेंट, जिनकी हेल्प से हम हमारे जो कंपाउंड है या कंपोनेंट्स है हमारे सोल्यूशन के, उनको हम अलग करने में हेल्प करते हैं ये हमें। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है वो हमारा, जब हम वेजिटेबल ऑयल को प्रोसेस करते हैं ना, उस टाइम पे भी यूज़ किया जाता है। दूसरा क्या है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज यूज टू सेपरेट हजार्डियस कंटेमिनेंट्स फ्रॉम स्लज एंड सेडिमेंट्स। जो स्लज और सेडिमेंट होता है उसके अंदर बहुत सारे कंटेमिनेशन की प्रोसेस होती है, उसको सेपरेट करने के लिए भी हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को यूज़ करते हैं। फोर्थ हमारा जो आता है मेथड वो है हमारा रिफ्रैक्टोमेट्री। रिफ्रैक्टोमेट्री एक मेथड है जिसमें कि हम टेस्टिंग जो करते हैं वो करते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की, जो कि कॉमनली हम लिक्विड्स के लिए फॉलो अप करते हैं। किस तरीके से हम उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा, उसको मेज़र करके उसकी फिजियोकेमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है उनका पता लगा के हम क्या करते हैं, फूड की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारा किसी भी सब्सटेंस का, उसके लिए फॉर्मूला मेंशन्ड है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो उससे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो यूज़ किया जाता है जिससे कि हम जो सब्सटेंस की प्योरिटी है, जैसे मान लो किसी भी लिक्विड के अंदर हमारा कोई और सब्सटेंस भी डिजॉल्व है, ठीक है, मिला हुआ है, तो हम जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो उससे हमें ये पता चल जाएगा ना कि वो प्योर नहीं है सब्सटेंस, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो चेंज होगा। तो उससे क्या होता है, हम कंपेयर कर लेते हैं उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो आती है उससे, हमारा जो भी सब्सटेंस जो भी था, वो जो भी मिक्सचर था हमारा, सोल्यूशन था, लिक्विड सोल्यूशन, उससे हमारा क्या आता है कि हमें उसकी वैल्यू पता चल जाती है, क्योंकि हम उसको स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कंसंट्रेशन निकालनी हो किसी भी नॉन सोल्यूशन की, जो नॉन सब्सटेंस होता है सोल्यूशन के अंदर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू को स्टैंडर्ड कर्व के साथ मैच कर लेते हैं उस सब्सटेंस के। वही चीज़ कि स्टैंडर्ड वैल्यू जो निकल के आती है एक प्योर सब्सटेंस की, उसका एक जो मिक्स सोल्यूशन है उससे अगर हम उसको मेजर कर लेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना जो सब्सटेंस है वो दूसरा है। ठीक है, तो उससे हमारी कंसंट्रेशन पता चल जाएगी हमारे जो अननोन सब्सटेंस है उसकी। उसके बाद हेल्प आइडेंटिफाई अ सब्सटेंस बाय कंपेयरिंग इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द नोन वैल्यूज, उसको नोन वैल्यूज के साथ हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर जो है वो यूज़ किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करने के लिए। अब हमारा जो रिफ्रैक्टोमीटर है वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो रिफ्रैक्टोमीटर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं जब हमें फ्रूट की जो राइपनिंग है, वेजिटेबल राइपनिंग या शुगर केन, मतलब जितने भी हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनकी राइपनिंग को चेक करने के लिए हमें रिफ्रैक्टोमीटर जो है वो यूज़ करते हैं, मतलब हेल्प करता है। उसके बाद हमारा जो अल्कोहल का कंटेंट होता है हमारा वाइन या बियर के अंदर, जब हम उसको फर्मेंट कर रहे होते हैं ब्रूअरी के अंदर, उस टाइम पे भी हमारा जो कंटेंट है उसको चेक करने के लिए हम रिफ्रैक्टोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, हनी की जो क्वालिटी है उसको चेक करने के लिए भी हम रिफ्रैक्टोमीटर यूज़ करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वाटर की जो अमाउंट है वो हनी के अंदर कई बार ज़्यादा होती है, कई बार लोग मिक्स कर देते हैं, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए भी रिफ्रैक्टोमीटर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टोमीटर हमारा जो क्वालिटी होती है ना, जो भी हमारे लिक्विड्स होते हैं जैसे योगर्ट, जैम, फ्रूट एक्सट्रैक्ट, सिरप्स जो होते हैं, कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट होते हैं, चॉकलेट्स, मिल्क, बेबी फूड, इन सब की जो क्वालिटी है उसको चेक करने के लिए भी हमारा रिफ्रैक्टोमीटर जो है वो यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो आज हमने क्लासिकल अप्रोच को ख़त्म किया है।
क्लासिकल मेथड्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना जो मॉडर्न मेथड्स है, मॉडर्न टेक्निक्स है फूड एनालिसिस के लिए, उनको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।